हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग हार्ड। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो जितनी बेसिक जानकारी हम ले सकते हैं, कोशिश करेंगे कि इसमें हम इंफॉर्मेशन इस कॉन्टिनेंट के बारे में इकट्ठा कर पाएँ, नई नई चीज़ें जान पाएँ। मैं हूँ रुचिता। चलिए, बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। ओके, देखो, थियोरी तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हमारी जो नज़र है वो कहाँ जानी चाहिए? सीधे सीधे अफ्रीका के मैप पर। ठीक है, जब आप अंताक्षरी खेलते हैं तो क्या बोलते हैं? चलो शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, है ना। लेकिन जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें ज्योग्राफी की पढ़ाई की शुरुआत किससे करनी है? मैप से। ओके, मैप आपके सामने हमेशा रहना ही चाहिए। ऑलराइट, चलिए। अब ये जो मैप है अफ्रीका का, ये बहुत ही अच्छा मैप मुझे मिला। मैंने काफ़ी सारे मैप्स ढूंढे, तो आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो कवर हो जाती हैं। ऑलराइट, तो जब भी हम किसी देश को पढ़ते हैं या किसी कंट्री को पढ़ते हैं, हम सबसे पहले मैप पे क्या देखते हैं कि उस कंट्री से इक्वेटर की लाइन पास हो रही है या नहीं हो रही है। सेम गोज़ फॉर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऑलराइट, यहाँ पर हम देखते हैं, एक नज़र डालते हैं। ठीक है, इक्वेटर आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है। इक्वेटर ये रहा, यहाँ से ये पास होता जा रहा है। ऑलराइट, ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो तीनों लाइंस जो है वो यहाँ से पास हो रही हैं। अब आप खुद सोचिए, जिस कॉन्टिनेंट से तीनों लाइंस पास हो रही हैं और इक्वेटर इसको ऑलमोस्ट हाफ में डिवाइड कर देता है, देखिए, है ना। तो इसका जो एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा होगा, है ना। तो इसीलिए ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ये सेकेंड लार्जेस्ट बन जाता है इन टर्म्स ऑफ एरिया आफ्टर एशिया। एशियन कॉन्टिनेंट सबसे ज़्यादा बड़ा है, राइट, एरिया वाइज। ओके, तो ये इसको सेकेंड पोजीशन पे ले आता है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अब दूसरी पॉइंट हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे उन कंट्रीज़ को जिनकी बॉर्डर मेडिटेरियन सी से है। ऑलराइट, जो मेडिटेरियन सी को सराउंड करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली कंट्री कौन सी है? देखिए, मोरक्को। ऑलराइट, देन वी हैव ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के पहले एक कंट्री है अल्जीरिया। ऑलराइट, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया एंड इजिप्ट। इन सब की जो बॉर्डर्स है वो मेडिटेरियन सी को टच करती है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ थी जो हमें ध्यान रखनी है। थर्ड थिंग इज़, अब देखिए, इस पूरे कॉन्टिनेंट को आप देखेंगे तो आपको इसमें बहुत सारी लैंडलॉक कंट्रीज़ मिलेंगी। ऑलराइट, तो 54 कंट्रीज़ में से बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो लैंडलॉक हैं। कौन सी है? उसके लिए हमारे पास ये वाला मैप है। मैं अपने आप को थोड़ा यहाँ ले आती हूँ। चलिए, तो इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ऑलराइट, कौन कौन सी है? देखिए, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया, युगांडा, और क्या है? मालावी, ज़ाम्बिया, ज़िम्बाब्वे, बोत्सवाना, लेसोथो। ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये क्या है? लैंडलॉक्ड है। अब यहाँ ध्यान क्या रखना है हमें? हमें ये ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ युगांडा लैंडलॉक्ड है, रवांडा लैंडलॉक्ड नहीं है। ओके, इट इज़ नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है? एक और कंट्री है एस्वातिनी। क्या नाम है? एस्वातिनी। अब एस्वातिनी की क्या कहानी है ये मैं आपको इस मैप से बता देती हूँ। यहाँ पर आपको स्वाज़ीलैंड दिख रहा है, ये दिखा आपको स्वाज़ीलैंड, है ना। यही स्वाज़ीलैंड का नाम आज के डेट में क्या हो गया है? एस्वातिनी हो गया है। ठीक है, और इसकी खास बात क्या है कि ये क्या है? डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है। डबल लैंडलॉक्ड है। ये किसके बीच में आ रही है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हल्की सी जो बॉर्डर है वो मोज़ाम्बिक से भी लग रही है इसकी। ठीक है, तो मोज़ाम्बिक इसके पहले यहाँ आ जाता है, और इस तरफ क्या है? इस तरफ में क्या है? साउथ अफ्रीका है। तो बेसिकली ये मोज़ाम्बिक और साउथ अफ्रीका के बीच में आ जाती है। ठीक है, समझ में आई है ये बात? देखिए, इधर तक जो बॉर्डर है, ये वाला जो बॉर्डर है, छोटा सा बॉर्डर है, वो छोटे से बॉर्डर की वजह से ही इसे हम लैंडलॉक, डबल लैंडलॉक कंट्री कह देते हैं। किसके बीच में आती है ये? मोज़ाम्बिक एंड साउथ अफ्रीका के बीच में स्वाज़ीलैंड यानी एस्वातिनी ये कंट्री आ जाती है। ओके,
आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। धीरे धीरे चलना है। देखिए, ऐसे तो आप हर एक फिजियोग्राफी पे, जैसे रिवर्स है, माउंटेन्स है, प्लेटूज़ हैं, आइलैंड्स है, सब पे आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। लेकिन एक आधा घंटा सिर्फ रिवर्स पे लगाने से बेहतर है कि हम पूरे कॉन्टिनेंट का एक ओवरव्यू ले लें, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, हमारे एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे हमारी जनरल नॉलेज से भी काम बन जाता है ना। तो सबसे पहले, क्योंकि हम बिगिन कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम सारी चीज़ों का एक ओवरव्यू ले लें, सारे नाम हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएं। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, और हम यहाँ पे यही करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम थ्योरेटिकली थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या इनकी तारीफ में लिखा हुआ है। ऑलराइट, चलिए, अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज, और अर्थ का ये कितना परसेंट कवर करता है? 6% टोटल सरफेस ये कवर करता है, और 20.4% ऑफ इट्स टोटल लैंड एरिया, पूरे टोटल लैंड एरिया का 20.4% ये कवर करता है। इसको कभी कभी हम मदर कॉन्टिनेंट के नाम से भी बुलाते हैं। वो इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट है अर्थ पे। ठीक है, सबसे पुरानी सभ्यता यहीं से शुरू हुई, ऐसा माना जाता है। और इसके अलावा तीनों की तीनों लाइंस इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये यहाँ से पास होती है, हमने प्रैक्टिकली देख भी लिया। इसके अलावा ग्रीनविच मेरिडियन जो है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका से पास होती है, वो भी हमने देखा। कहाँ पे होती है ये? गल्फ ऑफ गुयाना में होती है। ऑलराइट, देन अल्जीरिया जो है, यहाँ से देख लीजिए, अल्जीरिया जो है वो अफ्रीकी सबसे लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया, और पॉपुलेशन के हिसाब से जाएं तो नाइजीरिया उसकी सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है। सेशेल्स जो है, सेशेल्स एक आइलैंड है, राइट। तो सेशेल्स यहाँ की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। ऑलराइट, इतना आपको समझ में आ गया है। अल्जीरिया क्या है? लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, देन नाइजीरिया बाय पॉपुलेशन, एंड द स्मॉलेस्ट कंट्री इज सेशेल्स विच इज़ एन आइलैंड कंट्री। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये यूरोप से कैसे डिवाइडेड है? थ्रू द मेडिटेरियन सी, है ना। यूरोप और अफ्रीका के बीच में क्या आती है? मेडिटेरियन सी आती है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में हम देखेंगे इस्थमस ऑफ स्यूज़, यानी जो स्विस कनाल है वो, राइट। यहाँ पे है ये स्विस कनाल, और ये आ गया ये गल्फ़ एरिया। तो ये गल्फ़ एरिया, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम? सिनाई पेनिनसुला। कौन सा पेनिनसुला? सिनाई पेनिनसुला। ओके, पेनिनसुला क्यों, ये आप समझ गए होंगे, तीनों साइड से ये वाटर से सराउंडेड है, इसलिए हम इसे कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। ऑलराइट, ओके। और जैसे मैंने अभी दिखाया, रेड सी है अलोंग दी सिनाई पेनिनसुला टू द नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट में इंडियन ओशन है, एंड वेस्ट में क्या है? अटलांटिक ओशन है। ओके, इक्वेटर इसको ऑलमोस्ट आधा डिवाइड कर देता है, और इसको हम 8 मेजर फिजिकल रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, जो कि क्या है? द सहारा, द साहेल, द इथियोपियन हाईलैंड्स, सवाना, स्वाहिली कोस्ट, रेन फॉरेस्ट, अफ्रीकन ग्रेट लेक्स एंड सदर्न अफ्रीका। और इन टोटल कितने सॉवरेन स्टेट्स हैं? 54 सॉवरेन स्टेट्स यानी कंट्रीज़ हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े। चलिए यहाँ पर हम इसकी और अगर फिजियोग्राफी को हम डिवाइड कर दें तो कैसे कर सकते हैं? नॉर्थ अफ्रीका वाला ये पार्ट हो गया पूरा, राइट। उसके बाद वेस्ट अफ्रीका वाला पार्ट हो गया, देन ये आता है सेंट्रल वाला पार्ट, सदर्न अफ्रीका एंड ईस्ट अफ्रीका, जहाँ पे ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जी हाँ, मैं आपको ये भी बता देती हूँ साथ ही, ये यूपीएससी का फेवरेट पार्ट है। ऑलराइट, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये कुछ हॉर्न जैसा दिख रहा है, जो ये वाला, ये चीज़, इसे हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, दिस वन। ओके, तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? तो देखिए, एरिट्रिया, इथियोपिया, और ये छोटी सी कंट्री, ये क्या है? जिबूती। इसका नाम क्या है? जिबूती, इसमें डी साइलेंट है। ओके, सो एरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, और ये लास्ट में कौन सी है? सोमालिया। ये बनाती हैं द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ओके, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको अभी बताया,
इतने पार्ट्स में हम अफ्रीका को डिवाइड कर सकते हैं। और फिजियोग्राफी जब हम देखें, जैसे हम इंडिया की फिजियोग्राफी नहीं देखते, हिमालयाज़ है, सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, उसके बाद आईलैंड्स है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इस तरीके से हम बाइफोकेट करते हैं। उसी तरीके से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को हम इन फिजियोग्राफीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, जैसे प्लेटोज़, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, यहाँ पे बहुत सारे डेजर्ट्स हैं, फिर रिवर्स एंड आइलैंड्स। चलिए अब हम प्लेटोज़ के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक ब्रॉड डिवीज़न किया हुआ है, तो उसको पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको मेन प्लेटोज़ तो बता ही दूँगी। चलिए अब हम साउथ अफ्रीकन प्लेटो की अगर बात करें तो इसकी क्या खासियत है, देखिए इसका एक और नाम है साउथ अफ्रीकन प्लेटो का। क्या नाम है? द ग्रेट कैरू, ठीक है, द ग्रेट कैरू, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। और क्या है? इट इज़ बाउंडेड ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ बाय बैंड्स ऑफ हाई ग्राउंड विच फॉल स्टीपली टू द कोस्ट। यानी क्या है, एक तो ये उठाव पे है, ठीक है, दूसरा कोस्ट की तरफ इसका झुकाव है, स्टीप स्लोप हो जाती है कोस्ट की तरफ। ऑलराइट, जैसे हमने हमारे इंडियन पेनिनसुला में देखा था, क्या होता है वहाँ भी, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, मतलब पूरा उठा हुआ पार्ट है, वो लैंडमास है, लेकिन वो स्लोप किस तरफ को करता है? बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, स्टीपली वो स्लोप करता है टूवर्ड्स दी कोस्टल रीजन्स। ऑलराइट, एंड इट इज़ कनेक्टेड टूवर्ड्स दी नॉर्थ ईस्ट विद द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो। ऑफ कोर्स जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो है वो एज अ लिंक काम करता है। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो, तो ये कैसा है? ये स्लाइटली ग्रेटर है, इसका एवरेज एलिवेशन है, ठीक है, एवरेज एलिवेशन है यानी थोड़ा सा और उठाव है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द साउथ अफ्रीकन प्लेटो। और क्या है, इसके कुछ और भी डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं। Now it is formed by a widening out of the eastern axis of high ground which becomes subdivided into number of zones running north and south and consisting in turn of ranges, table lands and depressions। यानी क्या है, ये एक तो उठा हुआ पार्ट है और इसमें काफ़ी सारे जोन्स से हमने इसका सब डिवीज़न कर रखा है। ऑलराइट, इसमें काफ़ी रेंजेस भी आ जाती हैं और कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स भी इसमें आ जाते हैं। इथियोपियन हाईलैंड्स की हम बात करें तो इथियोपिया में ही, इथियोपिया वाला जो रीजन है, ये देखिए ये यहाँ पे आ गया इथियोपियन हाईलैंड्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देखें तो क्या है, ये थर्ड डिवीज़न है, राइट, तीसरा डिवीज़न है ये। और इट इज़ फॉर्म बाय द इथियोपियन हाईलैंड्स। इसका कैसा फीचर है? रग्ड मास ऑफ माउंटेन्स। ओके, रग्ड माउंटेन्स है, फॉर्मिंग द लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस एरिया ऑफ इट्स एल्टीट्यूड इन द होल कॉन्टिनेंट। यानी क्या, जिस भी एलिवेशन पे ये है, जहाँ पे भी है, वहीं पे इसने बहुत ही ज़्यादा कॉन्टीन्यूटी मेंटेन की है, अपने ही एल्टीट्यूड पे इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है। ऑलराइट, और क्योंकि ये अपने ही एल्टीट्यूड पे भी फैला हुआ है, हाईलैंड्स इसे हम कहते हैं। ओके, तो चलिए अब हम प्लेटोज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है कटंगा प्लेटो, मैं आपको यहीं पे मैप पे भी बता देती हूँ। चलिए ये देखिए, यहाँ पे दिखा आपको कटंगा प्लेटो, इसके बाजू में ही है एक और प्लेटो, वो है बाई प्लेटो, ठीक है। और जो सदर्न प्लेटो है उसको ही हम एक और नाम से जानते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, क्या नाम से जानते हैं? द ग्रेट कारू। ऑलराइट, अब जो कटंगा प्लेटो है वहाँ पे किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं? तो फार्मिंग, रैंचिंग यानी कैटल रेयरिंग, और रिसोर्सेज कौन से रिच मिलते हैं वहाँ पर? कॉपर एंड यूरेनियम डिपॉजिट्स वहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। इसके बाद इथियोपियन प्लेटो, यहाँ पे आपको कौन सी लेक मिलेगी? यहाँ पे आपको मिलेगी लेक ताना। कौन सी लेक है? ताना है। उसी के साथ साथ ये जो प्लेटो है ये सोर्स है किसका? ब्लू नाइल रिवर का, ठीक है। नाइल जो है वो वाइट नाइल, ब्लू नाइल, इस तरीके से भी जानी जाती है। तो जो ब्लू नाइल है उसका ये यहाँ पर हमें सोर्स मिलता है। और इसकी एक और क्या ख़ास बात है, ये एरिया एक तो इक्वेटर के पास है तो इसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए था, लेकिन बजाय इसके इसका टेम्परेचर कैसा है? कूलर है। कैसा है टेम्परेचर? कूलर है। ऑलराइट, फिर हम साउथ अफ्रीकन प्लेटो यानी ग्रेट कारू के बारे में बात करें तो ये सेमी डेजर्ट रीजन में आ जाता है। देन बाई प्लेटो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं जैसे कॉपर, एंड यहाँ पे एग्रीकल्चर को कैरी आउट किया जाता है अलॉन्ग विद कैटल रियरिंग। ऑलराइट, इनके अलावा एक और प्लेटो है जो कि है आदामावा प्लेटो। कौन सा प्लेटो है? आदामावा प्लेटो। यहाँ पे आपको सवाना वेजिटेशन मिल जाएगा। सवाना यानी
मतलब जो थोड़ा सूखा जो घास फूस होता है वैसा आपको वेजिटेशन मिल जाएगा एंड बॉक्साइट डिपॉजिट्स भी मिल जाएंगे। ऑलराइट, चलिए देखिए ये एक अच्छा मैप है, इसमें रिवर्स का भी अच्छे से पोर्ट्रेल किया गया है। तो जैसे आपको यहाँ मिलेगा क्या, इथियोपियन प्लेटो, ठीक है। और अभी जस्ट हमने कौन सी लेक के बारे में पढ़ा, ये देखिए लेक ताना के बारे में पढ़ा, और साथ में ब्लू नाइल, उसका भी यहाँ पे हमें सोर्स मिल जाता है। ऑलराइट, ब्लू नाइल है, उसके ही बगल में आपको और क्या दिखेगी, वाइट नाइल भी दिख जाएगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ माउंटेन रेंजेस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट माउंटेन है एटलस माउंटेन। ओके, इसको हम लोकेट कर लेते हैं पहले, यहाँ पर ही आपको दिख जाएंगे ये, सी दिस इज़ एटलस माउंटेन्स, बिल्कुल नॉर्थ में ये आते हैं। ओके, चलिए इनकी क्या खास बातें हैं वो जान लेते हैं। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं, और इसके साथ साथ कौन सी कंट्रीज़ में ये आते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीशिया। इन तीनों कंट्रीज़ को आपने ध्यान रखना है, मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीशिया। ऑलराइट, और इनकी जो रेंज है वो भी कैसी है, हाई, मीडियम एंड एंटी एटलस ग्रुप में ये आते हैं। इसके अलावा जेबल तोबकाल is among such highlands or mountain whose height is 400 and 165 मीटर from sea level। ठीक है, तो जबल तोबकाल जो है ये माउंटेन है, ये इसी का पार्ट है। किसका पार्ट है, एटलस माउंटेन का पार्ट है, ये हमें याद रखना है। ओके, और ये क्या किस चीज़ का काम करता है, एक फ़िज़िकल सेपरेटर का काम करता है बिटवीन द एक्सटेंसिव कोस्ट ऑफ व्हाट, मेडिटेरियन एंड द अटलांटिक सी एंड द सहारा डेजर्ट। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। ऑलराइट, सेपरेट करता है मेडिटेरियन, अटलांटिक सी एंड द सहारा डेजर्ट। ओके, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक बॉर्डर क्रिएट कर दे रहा है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अब दूसरा माउंटेन देखते हैं, क्या है इसका नाम, रुवेनजोरी माउंटेन्स। विच माउंटेन्स, रुवेनजोरी माउंटेन्स। और ये कहाँ को स्ट्रेच करता है, तो ये बॉर्डर्स ऑफ युगांडा एंड कॉन्गो, दैट इज़ किंशासा, ठीक है, उनकी बॉर्डर्स पे ये स्ट्रेच करता है। इसके अलावा इन्हें क्या कहा जाता है, माउंटेन्स ऑफ द मून, ऐसा कहा जाता है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, माउंट स्टैनली एट मार्गरीटा पीक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस माउंटेन सिस्टम। ये हमें ध्यान होना चाहिए, ये बेटर है आप नोट डाउन करते जाएं ये सारी चीज़ें, ठीक है। रनिंग नोट्स बनाइए ताकि आपको पूरा जो लेक्चर है वो विजुअलाइज हो सके। ओके, चलिए तो ये बात आपको समझ में आई है, कौन सा है यहाँ पे सबसे बड़ा पीक कौन सी है, मार्गरेट पीक में माउंट स्टैनली जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक है इस माउंटेन सिस्टम की। ओके, ऑलराइट, और इसके अलावा क्या है, इट इज़ अ गाइगेंटिक होस्ट ऑफ 6 सेपरेट ग्लेशिएटेड मासेस विच फॉल स्टीपली वेस्टवर्ड टू द वेस्टर्न रिफ्ट वैली। यानी 6 सेपरेट ग्लेशिएटेड मासेस हैं, इसमें कुछ लैंड मासेस हैं जो कि स्टीपली बेंड होती हैं किस तरफ को, वेस्टर्न रिफ्ट वैली की तरफ को। ऑलराइट, नाम आप याद करते चलिए, एटलस माउंटेन हमने पढ़ा, रुवेनजोरी माउंटेन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे माउंट एल्गिन। ओके, सो ये क्या चीज़ है, अब ये एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनिक माउंटेन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्या है ये, एक्सटिंक्ट वॉल्केनिक माउंटेन है, और ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ लेक विक्टोरिया के यहाँ पे सिचुएटेड है, जो कि किसके बॉर्डर में आती है, युगांडा एंड कीनिया। हर एक चीज़ जो इसमें लिखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कम चीज़ें हैं बट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं तो ये आपको याद ही रखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए, तो ये कहाँ पे आया, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ लेक विक्टोरिया, ऑन विच बॉर्डर्स, तो युगांडा एंड कीनिया के बॉर्डर पे। ऑलराइट, इसमें बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी, और ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, ये भी हमें याद रखना है। इसके अलावा और कौन सा माउंटेन है, तिबेस्ती माउंटेन। विच माउंटेन, तिबेस्ती माउंटेन, और ये कहाँ पे स्प्रेड है, तो ये कुछ पार्ट ऑफ चैड में स्प्रेड है, और नॉर्दर्न नाइजर एंड सदर्न बॉर्डर ऑफ लीबिया। तो कौन सी कंट्रीज़ को ये कवर कर रहा है, चैड, लीबिया एंड नाइजर, ठीक है। इसके भी क्या है, वॉल्केनिक ओरिजिन है,
ठीक है। तो इसका वॉल्केनिक ओरिजिन है और हाईएस्ट पीक इसकी कितनी है 3415 मीटर्स है। ऑलराइट, वो तो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं, किस कंट्री को ये कवर करता है वो इम्पॉर्टेंट है और इसका वॉल्केनिक ओरिजिन है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे अहागर माउंटेन्स। विच माउंटेन्स? अहागर माउंटेन्स। इसका एक और नाम है, क्या नाम है? हॉगर, अहागर या हॉगर। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। ये सेंट्रल सहारा या सदर्न अल्जीरिया के पार्ट पे आता है, नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑलराइट, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? माउंट तहत इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस माउंटेन एंड इट हैज़ अ वॉल्केनिक फॉर्मेशन। आप मोस्टली देखेंगे यहाँ पे क्या है, वॉल्केनिक फॉर्मेशन हो चुका है। हमने देखा कि ये कॉन्टिनेंट जो है बहुत ही ओल्डेस्ट है और ओल्डेस्ट इनहैबिटेड भी है ना। तो इसका फॉर्मेशन बहुत सालों पहले हुआ है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि वॉल्केनिक हिस्ट्री इन सारे ही माउंटेन्स की हमें ऑलमोस्ट मिलती जा रही है। ऑलराइट, चलिए एक बार मैप में भी इसे देख लें। देखिए ये रे एटलस माउंटेन, उसके बाद हमने अभी अहागर माउंटेन्स भी पढ़ा, राइट। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी थी? माउंट तहत, ये भी हमने पढ़ा, राइट। ओके, अब हम देखते हैं द ड्रैकेंसबर्ग। ये आती है बिल्कुल साउथ वाली पार्ट में, ठीक है, सदर्न कोस्ट पे ही आती है। और इसका जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है? थबाना नतलेन्याना। ओके, या तो आप एन साइलेंट कर दीजिए, लेन्याना, इस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये लेसोथो की भी हाईएस्ट पीक बन जाती है। ऑलराइट, एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्या है। ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन है, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? थबाना तेलेन्याना। ऑलराइट, लेसोथो की भी ये हाईएस्ट पीक बन जाती है। उसके बाद है हमारे पास माउंट कीनिया। सो इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन कीनिया, ऑफ कोर्स, सीधी सी बात है। और सेकेंड हाईएस्ट है ये अफ्रीका में, तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाती है। तो हाईएस्ट कौन सी है अफ्रीका में? किलिमंजारो, ये हाईएस्ट माउंटेन है। ऑलराइट, तो इसकी हाईएस्ट पीक है बातियान, नीलियान, उसके बाद ये आती है एंड देन लेनाना। ये कुछ इसकी हाईएस्ट पीक्स हैं, यानी इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऑलराइट, चलिए अब हम पढ़ते हैं किलिमंजारो। तो इसके 3 वॉल्केनिक कोन्स हैं, ये हमें चीज़ याद रखनी है। 3 वॉल्केनिक कोन्स हैं, कौन से हैं? कीबो, मवेंसी एंड शिरा। क्या है इनका नाम? कीबो, मवेंसी एंड शिरा। और ये इनएक्टिव स्ट्रेडो वॉल्केनो है। देखिए हमने अभी लास्ट लेक्चर में एक टाइप ऑफ वॉल्केनो पढ़ा था, क्या था वो? शील्ड वॉल्केनोस, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास है एक और टाइप जो कि क्या है? इनएक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो। ओके, और ये नॉर्थ ईस्ट तंजानिया में सिचुएटेड है, माउंट किलिमंजारो। ऑलराइट, ओके, अब हम पढ़ते हैं अफ्रीकन डेजर्ट्स के बारे में। तो डेजर्ट्स भी अफ्रीका में बहुत सारे हैं। ऑलराइट, जैसे कि सबसे बड़ा वाला कौन सा है? ऑफ कोर्स सहारा डेजर्ट है। देन हमारे पास कालाहारी डेजर्ट भी आता है, राइट। देखो कालाहारी डेजर्ट जो साउथ में है। और ये देखिए ग्रेट कैरो, क्या था ये ग्रेट कैरो? साउथ अफ्रीकन प्लेटो का एक और नाम था। फिर है हमारे पास नामीब डेजर्ट, और ऐसे हमारे पास बहुत सारे डेजर्ट बन जाते हैं यहाँ पर। ओके, देन ये न्यूबियन डेजर्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ डेजर्ट जो हैं इनके नाम हमें पता होने चाहिए। चलिए, तो ये सहारा डेजर्ट का मैप है। ऑलराइट, तो जो सहारा डेजर्ट है वो इतने वास्ट एरिया में फैलता है, और जो वेस्टर्न सहारा है वो यहाँ पे आ गया। तो आप देखिए कौन कौन सी कंट्रीज़ आ गई। ऊपर मोरक्को और थोड़ा सा पार्ट ट्यूनीशिया का, और थोड़ा सा ऊपर का इतना पार्ट आप छोड़ दीजिए। उसके बाद पूरा का पूरा ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ द कंट्री क्या है? सहारा डेजर्ट से घिरी हुई है। ऑलराइट, अल्जीरिया, मॉरिशियाना, माली, नाइजर, चैड, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, टूनीशिया, मोरक्को का भी कुछ पार्ट है ना। तो ये सारा सहारा डेजर्ट का पार्ट बन जाता है। ऑलराइट, तो सहारा डेजर्ट की हम बात करें, हमने सारी मेजर कंट्रीज़ तो पढ़ ही ली यहाँ पे। और इसमें और क्या आता है? एक तो शैलो और सीजनली इनंडेटेड बेसिन्स है। सीजनली यानी ऑफ कोर्स कभी कोई एक धारा बह गई तो बह गई, है ना, और उसके अंदर नदियाँ भी हैं लेकिन उतनी ज़्यादा उनका फ़्लो है नहीं। ऑलराइट,
जो फ्लो है नदियों का वो किस तरफ को है, साउथ की तरफ है ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए आप ऊपर के पार्ट में नदियों को कम ही देख पाओगे। ऑलराइट, और हाँ थोड़ा सा ग्रीनरी है, लार्ज ओएसिस डिप्रेशंस भी है। ओएसिस यानी कि जहाँ पे पेड़ वगैरह आपको मिल जाते हैं, राइट। एंड देन व्हाट यू हैव, यहाँ पे हमादास किसको बोला है, रॉक स्ट्रीम प्लेटोज़ को, रॉक से भरपूर प्लेटोज़ हैं। देन ग्रेवल कवर्ड प्लेन्स हैं, उनको क्या कहते हैं हम, सेरीज़ या रेक्स कहते हैं। और इसके अलावा सैंड शीज, ड्यून्स, सीज एंड ओएसिस, ये सारी चीज़ें भी सहारा डेजर्ट में मिल जाएंगी हमें, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने इम्पॉर्टेंट डेजर्ट देखा था, दैट वाज न्यूबियन डेजर्ट। न्यूबियन डेजर्ट कहाँ पे आया है, सो इट इज़ इन द ईस्टर्न रीजन, राइट, बिटवीन द नाइल एंड द रेड सी। कहाँ पर, बिटवीन द नाइल एंड द रेड सी। देखिए यहाँ पर ये आपको दिख जाएगा, हमने यही देखा था ना, वाइट नाइल, ब्लू नाइल, और ये देखिए न्यूबियन डेजर्ट है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं होती है और यहाँ पे छोटी मोटी ग्रीनरी भी आपको नहीं मिलेगी, देयर आर नो ओएसिस, ओके। और ये किधर आता है, कौन से कंट्री में आता है, तो ये इजिप्ट में आता है, ऑलराइट। चलिए, दूसरा है नामिब डेजर्ट, जो वेस्टर्न कोस्ट पे था, हमने देखा था। तो ये साउथ अफ्रीकन पार्ट में ही है, और इसकी क्या एक ख़ास बात है, ये ओल्डेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है, ओल्डेस्ट डेजर्ट है ये। और इसके अलावा द सैंड ड्यून्स ऑफ द नामिब डेजर्ट and the point where the desert meets the sea are the key attractions of the UNESCO World Heritage Site, okay। यानी सैंड ड्यून्स और जहाँ पे डेजर्ट सी को मिलता है वो पॉइंट जो है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मतलब आप प्रकृति का वो देखिए, है ना, कैसा कॉन्ट्रास्ट है कि डेजर्ट सी से मिल रहा है, मतलब सी होने के बावजूद भी वहाँ पे क्या है, डेजर्ट है, राइट। सो इसलिए ये एक अपने आप में ही अनोखी चीज़ बन जाती है। और ये जो है ये भी इम्पॉर्टेंट डेजर्ट है, द कालाहारी डेजर्ट, इट लाइज इन द साउथ, ओके, एंड द नामिब डेजर्ट इज़ अलोंग द साउथ वेस्ट शोर ऑफ अफ्रीका। और कालाहारी डेजर्ट भी मल्टीपल कंट्रीज़ में फैला हुआ है, जैसे पाजा, बोत्सवाना, नमीबिया, ज़ाम्बिया, एंगोला एंड जिम्बाब्वे, ठीक है। यहाँ पे रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, सैन, ठीक है। उन्होंने बहुत हार्डशिप्स के साथ यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बिताई है। एंड इट इज़ फेमस फॉर व्हाट, डायमंड माइनिंग। इसलिए फेमस है डायमंड माइनिंग। देखिए इतना पैराग्राफ है, लेकिन इसमें से आपको हार्डली क्या याद करने हैं, 2-3 वर्ड्स ही याद करने हैं। आप डेजर्ट का नाम लिखिए, कहाँ पे फैला है वो याद रखिए, कुछ उसकी और इम्पॉर्टेंट बात है, बस वो पॉइंट लिख लीजिए। और आप उसको मल्टीपल टाइम्स जब पढ़ते रहेंगे, आते जाते थोड़ा ऐसे देख लिया पेजेस घुमा के, तो आपको वो चीज़ें याद रह जाएंगी, ऑलराइट। चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ओकावांगो डेल्टा, ठीक है, इसका नाम याद रखिए, ओकावांगो डेल्टा। इसकी क्या खासियत है हम देखते हैं। इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू मेजर इंटीरियर डेल्टा सिस्टम्स। ये इंटीरियर डेल्टा सिस्टम है जो कि किसी भी सी या ओशन में नहीं फ़्लो होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी सी या ओशन में फ़्लो नहीं हो रहा है, जबकि डेल्टा की खासियत क्या होती है, उसका जो एंड पॉइंट होता है, ये डेल्टा बनता कहाँ पे है, सी या ओशन के में जहाँ पर नदी का ड्रेनेज होता है उधर ही डेल्टा बनता है। जैसे गंगा डेल्टा है, ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, राइट। ये अपने आप को कहाँ पे एम्प्टी करती हैं, बे ऑफ बंगाल में, बड़े वाटर बॉडी में एम्प्टी करती हैं। बट यहाँ पर चीज़ें उल्टी हैं, क्या है, ये इनलैंड डेल्टा सिस्टम है, ये किसी भी सी या ओशन में अपने आप को एम्प्टी नहीं करता है। क्या नाम है इसका, ओकावांगो डेल्टा, ये आपने याद रखना है। और इसमें क्या है, परमानेंट मार्श लैंड्स है, जैसे डेल्टा में होता है अक्सर, और सीजनली ये फ्लडेड प्लेन्स भी इसमें होते हैं। और ये किस पार्ट को कवर करता है, तो ये कालाहारी डेजर्ट के कुछ पार्ट को कवर करता है। और इसकी एग्जिस्टेंस कहाँ से आती है, कावांगो रिवर से आती है या ओकावांगो रिवर से आती है, उसी के नाम से क्या पड़ा है, ओकावांगो डेल्टा नाम है, राइट। यहाँ पे एनिमल्स कौन से मिल जाते हैं, जो इस तरीके के टेरेन में जो एनिमल्स होते हैं वही यहाँ पे भी मिलते हैं। तो चीता है, वाइट राइनोसरस है, ब्लैक राइनोसरस है, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग एंड लायन यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, ऑलराइट। चलिए, तो ये उसका एक आप कह सकते हैं एक समरी टाइप है, ये आप पढ़ सकते हैं। अब हम मेजर रिवर्स की बात करते हैं।
तो मेजर रिवर्स कौन सी है? अफ्रीका का नाम लेते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले कौन सी नदी का नाम आता है? द रिवर नाइल। उसके बाद कॉन्गो, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नदी है। देन वी हैव नाइजर एंड दी ज़ाम्बेज़ी। कौन सी नदी है? ज़ाम्बेज़ी। ऑलराइट, तो नाइल देखिए यहाँ से शुरू होती है, ओके। और फिर देखिए ये दो पार्ट्स में बढ़ जाती है, एक ब्लू नाइल है हो गई और एक ये वाइट नाइल हो गई, ठीक है। ब्लू नाइल हमने पढ़ा था, ये कौन से प्लाटो का पार्ट है? जल्दी याद कीजिए, इधर क्या था? इथियोपियन प्लाटो का ये पार्ट है। और लेक कौन सी हमने पढ़ी थी? ताना, ठीक है। ताना मारते हैं ना रिलेटिव्स, ताना याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो द रिवर नाइल इज़ व्हाट? इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड। ये तो बहुत ही वेल नोन फैक्ट है ही, है ना। इसके अलावा इसकी बहुत सी जो स्ट्रीम्स है वो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में फॉर्म होती हैं, और जिसमें कौन सी लेक्स कंट्रीब्यूट करती हैं? तो लेक विक्टोरिया एंड रुवेंजोरी माउंटेन, ये हमने पढ़ा था, राइट, माउंटेन्स ऑफ द मून रीजन में। उसके बाद फ्रॉम लेक एल्बर्ट इट फ्लोज एज वाइट नाइल। कहाँ से ये वाइट नाइल होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक एल्बर्ट से, ठीक है। एंड देन इट इज़ जॉइंड बाय दी ब्लू नाइल विच स्टार्ट्स फ्रॉम लेक ताना। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने पढ़ लिया है इथियोपियन हाईलैंड्स पे जो है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब आगे क्या कहते हैं? इट फ्लोज 3000 किलोमीटर्स थ्रू ड्राई सहारा डेजर्ट ऑफ इजिप्ट, ओके। ड्राई सहारा डेजर्ट ऑफ इजिप्ट में से भी ये अपना रास्ता बना लेती है एंड एंटर्स द मेडिटेरियन सी। इजिप्ट इज़ कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ नाइल बिकॉज विदाउट द रिवर इट वुड हैव बीन अ डेजर्ट। और इसलिए आप देखोगे इजिप्शियन जो सभ्यता थी वो भी इसीलिए वहाँ पर फ्लरिश कर पाई बिकॉज ऑफ रिवर नाइल। जैसे इंडस की सभ्यताएं हैं तो वो क्यों फ्लरिश कर पाए? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिवर। इसीलिए रिवर नाइल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इजिप्शियन सभ्यता को रूप देने में, ऑलराइट। और यहाँ पर किन किन चीज़ों का उल्लेख हो सकता है? जैसे कॉटन कल्टीवेशन होता है यहाँ पे, पेट्रोलियम है, नेविगेबल है ये पूरा वाटर रोड, एंड देन इरिगेशन हो सकता है। आसवान डैम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है जो इस पे बिल्ट है। लेक नसीर, सॉरी यहाँ पर कॉमा आएगा, लेक नसीर के बाद इसके बाद पोर्ट सैड एंड अलेक्जेंड्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। और इसके बाद कायरो, गीज़ा, खार्तूम सिटीज़ आर ऑन रिवर नाइल। गीज़ा, कायरो, ये सारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों बनी है? इसका मेजर रीज़न यही है कि यहाँ पर थी रिवर नाइल, ऑलराइट। चलिए, रिवर कॉन्गो, या इसका एक और नाम क्या है? ज़ेर, ओके। तो कॉन्गो बनती है वहाँ की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर, और ये कहाँ से स्टार्ट होती है? तो ये स्टार्ट होती है लेक तंगानिका से, और अटलांटिक ओशन में ये फ्लो हो जाती है। उसके बाद ज़ेर बेसिन इज़ वन ऑफ द वेटेस्ट रीजन्स ऑफ द अर्थ, ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है वहाँ पे डेजर्ट है तो मतलब सब कुछ बिल्कुल ड्राई एरिड है, ऐसा नहीं है। तो ज़ेर बेसिन है वो वेटेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ है, और किससे कवर्ड है वो? विद डेंस इम्पेनेट्रेबल जंगल, बहुत ही घने जंगल है वहाँ पे, वो वेटेस्ट रीजन रहता है। तो जाहिर सी बात है ऐसे घने जंगलों में आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते। लेकिन ये कैसी है? इट इज़ नॉट नेविगेबल, जबकि जो नाइल थी वो नेविगेबल थी, ऑलराइट। तो इसका जो नेटवर्क है ट्रिब्यूटरीज़ का वो नेविगेबल नहीं है। क्यों भी नेविगेबल नहीं है? बिकॉज ऑफ रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स बाय द डिसेंट फ्रॉम द प्लेटो टू द कोस्ट, ऑलराइट, ठीक है। अब यहाँ इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? कतंगा प्लेटो से, और इसमें सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? बोयोमा वाटरफॉल। पिग्मी ट्राइब यहाँ पे रह चुकी हैं, पिग्मी ट्राइब्स यहाँ पे फ्लरिश करती हैं। पेट्रोलियम रिजर्व भी आपको मिल जाते हैं, और ये इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, ये इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से है, इसलिए हम क्या करें, एक तो पहले यहाँ पे आई, फिर दोबारा ये पूरा चक्कर काट के फिर यहाँ पे आई है, ठीक है। तो अब ये अपना रूट नहीं बदल रही है, इसने क्या किया है, अपना रूट इसने खुद तय किया है, ओके। इसके बीच में कोई भी चीज़ आई होगी तो इसने क्या किया, ये अपना रास्ता बनाते बनाते, भले इसको थोड़ा सा घूमना पड़ा, लेकिन इसने अपना रास्ता खुद बनाया और ये इस तरीके से ऐसे आ गई। तो इसे हम क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट रिवर कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने रिवर्स वाले जो वीडियो था, रिवर्स वाला वीडियो, उसमें हमने पढ़ा हुआ था ये कॉन्सेप्ट, ओके।
तो ये कुछ इसकी खास बातें थी। आई होप ये समझ में आ गई होंगी। चलिए, नेक्स्ट रिवर है आपकी रिवर नाइजर। तो ये वेस्ट अफ्रीका की बहुत ही बड़ी रिवर है एंड इट राइजेस फ्रॉम फोर्थ डिजलॉन माउंटेन। फोर्थ डिजलॉन माउंटेन जो सी के बहुत नज़दीक है, और फिर बाद में ये साउथ में टर्न हो जाती है एंड देन ये गल्फ़ ऑफ गुइनिया में क्या करती है, ज्वाइन कर लेती है, यानी अपने आप को एम्प्टी कर लेती है। ठीक है। ज़ाम्बेज़ी, ज़ाम्बेज़ी कहाँ पे आई? सो इट इज़ फेमस फॉर विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स और विक्टोरिया लेक ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये हम जानते हैं। ओके, तो ये कहाँ पे फ़्लो हो रही है? बट ये फ़्लो हो रही है इंडियन ओशन में, और ये हमने देखा था ये कहाँ, नॉर्थ वेस्ट वाले साइड, यानी गल्फ़ ऑफ गुइनिया। गल्फ़ ऑफ गुइनिया की एक और क्या ख़ास बात हमने देखी थी, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, इसलिए ये जगह जो है ये ख़ास बन जाती है। ऑलराइट, इसके बाद ये छोटी नदियाँ हैं, लिम्पोपो, इट फ्लोज इनटू द इंडियन ओशन विच क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इक्वेटर को ट्वाइस कौन क्रॉस कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कौन सी नदी ट्वाइस फ्लो हो रही है, क्रॉस कर रही है। तो ये आपने याद रखना है, रिवर लिम्पोपो है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ट्वाइस क्रॉस कर रही है। रिवर ऑरेंज ये कहाँ पे आई है? ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स से फ्लो होती है और अटलांटिक ओशन में अपने आप को एंड अप करती है। ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स यानी ये कहाँ आया? साउथ अफ्रीकन पार्ट में आ गया। ऑलराइट, अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, हम जस्ट एक लुक ले लेते हैं। तो लेक विक्टोरिया सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरे वर्ल्ड की और अफ्रीका की लार्जेस्ट है, एंड ये ब्लॉक माउंटेन्स के बीच में स्थित है। जैसे जो ग्रेट रिफ्ट वैली अफ्रीका में हम कहते हैं, कौन सा वाला पार्ट है वो ग्रेट रिफ्ट वैली का, मैं आपको बताती हूँ, दूसरे मैप में बता देती हूँ। तो ये है वो ग्रेट रिफ्ट वैली। ओके, रिफ्ट वैली क्या होती है? जब दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ठीक है, अब मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट होने की वजह से जब दो प्लेट्स डाइवर्ज हो रही है, यानी एक इधर को जा रही है एक इधर को जा रही है, और बीच में ये क्या बन गया? फॉल्ट बन गया। जब फॉल्ट बन जाता है, अब ये खाली जगह किसी न किसी चीज़ से तो भर जाएगी, है ना, तो सबसे इजीली क्या इसमें आ सकता है? पानी। तो ये बन जाती है रिफ्ट वैली। क्या बन जाती है? रिफ्ट वैली। तो आपकी जो विक्टोरिया लेक है ये भी कहाँ पे सिचुएटेड है? इन द रिफ्ट वैली। ऑलराइट, चलिए, ओके, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड की और अफ्रीका की पहली है। ऑलराइट, और ये पार्ट हमने देख लिया। इक्वेटर भी इसके थ्रू पास होता है एंड इट इज़ द सोर्स ऑफ द वाइट नाइल। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, और इसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट लेक्स कौन सी है? लेक तंगानिका एंड लेक न्यासा आर दी लार्जर वंस। मतलब रिफ्ट वैली का ही पार्ट है, उसमें भी तंगानिका और जो न्यासा है ये उसमें से इम्पॉर्टेंट लेक्स बन जाती हैं। ऑलराइट, इसके बाद लेक ताना है। ओके, लेक ताना, लेक चैड, रिवर चाल इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन दिस एरिया, हमने ये भी पढ़ा है, राइट। लेक ताना ब्लू नाइल की सोर्स है। चैड जो है वो सहारा डेजर्ट का पार्ट, सहारा डेजर्ट इसका पार्ट है और इनलैंड ड्रेनेज का ये पार्ट बनता है। इसके बाद लेक नासिर, ये रिवर नाइल पे है और ये मैन मेड लेक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिटवीन इजिप्ट एंड सूडान। ऑलराइट, इसके बाद है लेक कैरिबा। ऑलराइट, ये भी क्या है? मैन मेड लेक है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है इन अफ्रीका। इसके बाद आती है लेक असल जो जिबूती में है, टी साइलेंट है इसमें, एंड इट इज़ द लोएस्ट पॉइंट इन अफ्रीका। तो इस तरीके से हमने लेक विक्टोरिया पढ़ी, उसके बाद हमने लेक तंगानिका एंड लेक न्यासा को भी पढ़ा, एंड देन और कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स है? लेक ताना है, चैड, देन लेक नासिर जो रिवर नाइल का पार्ट है, देन करीबा एंड असल। ओके, ये कुछ गिनी चुनी लेक्स है जो हमें याद रखनी है। ओके, वैसे तो सारी लाइमलाइट लेक विक्टोरिया ही ले जाती है, लेकिन हमें थोड़ी और आइडिया होना चाहिए दूसरी लेक्स का भी। देखिए ये वाला मैप है यहाँ पर, इसमें आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। ये देखिए लेक चैड, लेक ताना, और भी है लेक एल्बर्ट, लेक विक्टोरिया, ओके, तंगानिका एंड न्यासा। ये सब रिफ्ट वैली का पार्ट, ये जो है ना इतना पार्ट आप देख रहे हैं ये रिफ्ट वैली का पार्ट है। ऑलराइट, ठीक है, चलिए बस अब लास्ट पार्ट है आइलैंड्स का।
ठीक है, ज़्यादा ओवरलोड नहीं करूँगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन से। सो आइलैंड्स वैसे बहुत कम हैं अफ्रीका में, लेकिन फिर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक है आपका मादागास्कर, इसको और क्या बोलते हैं, मालागासी, ऑलराइट, इंडियन ओशन में है और ये इंडियन ओशन की अफ्रीका की लार्जेस्ट आइलैंड है, ऑलराइट। नॉर्थ वेस्ट में ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो कैनरी आइलैंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेस्ट ऑफ अफ्रीका में कौन सी लेक है, सेंट हेलेना, वेयर नेपोलियन डाइड इन एग्जाइल, तो इसीलिए भी ये वाली जो आइलैंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। और उसके बाद एक और आइलैंड है, कौन सा, ज़ांज़ीबार। कौन सा है, ज़ांज़ीबार, जो तंजानिया को बिलोंग करता है और इंडियन ओशन के करीब है। फिर भी आप देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है, मादागास्कर। इसके अलावा सेशेल्स एक आइलैंड है अफ्रीका का जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मैंने और जो आइलैंड्स हैं उनको इंक्लूड किया है, जैसे मदीरा। अब ये जो आइलैंड्स होते हैं ये किसी और कंट्री के कब्ज़े में भी रह चुके थे, है ना। तो जैसे मदीरा है ये पोर्तुगल का था, कैनरी स्पेन, ओके, केप वर्दे है, मॉरिशियस है, देन रीयूनियन ये फ्रांस का है, कोमोरोस फ्रांस का है, सेशेल्स आप बहुत इसका नाम सुनते होंगे। देन आइलैंड्स बिटवीन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, मतलब अमेरिका और अफ्रीका के बीच में कौन से आइलैंड्स आते हैं, तो जितने भी हैं वो सारे ब्रिटिश ओवरसीज़ टेरिटरीज़ में माने जाते थे, ठीक है। और एसेंशियन आइलैंड्स, ये यहाँ पे यूके मिलिट्री बेस है। सेंट हेलेना, ब्रिटिश डे कुन्हा आइलैंड, ये रिमोट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है, मोस्ट रिमोट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ओके। यहाँ पे देखिए एक के बाद एक मैं आपको मैप में भी बता देती हूँ, जैसे ये वाला पार्ट है ना, ये देखिए, ओके। हेलेना, एक्सटेंशन एंड त्रिस्ता दा कुन्हा, ये जो तीनों हैं ये किसके, यूके के पार्ट बनते हैं, मतलब यूके के कंट्रोल में। एक्सटेंशन, सेंट हेलेना, त्रिस्ता दा कुन्हा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखिए ये इंडियन ओशन का पार्ट है, राइट। तो यहाँ पे मादागास्कर दिखेगा, मॉरिशियस और रीयूनियन दिखेगा, तो ये फ्रांस के कब्ज़े में है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में हमने देखा कौन से आइलैंड्स हैं, कैनरी आइलैंड्स हैं, यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर ये छोटे मोटे उनके ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ऑलराइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। ओके, रेडी फॉर द क्वेश्चन टाइम, चलिए। सो द कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ कॉल्ड द गोल्ड कोस्ट। ये तो बहुत ही ईजी है, ये भले ही मैंने इसमें ना बताया हो, ये आपको तो आता ही होगा। चलिए आंसर सोचिए। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज़ घाना। घाना को हम गोल्ड कोस्ट भी कहते हैं, ओके। नाउ टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ लोकेटेड इन द रिफ्ट वैली। अभी जस्ट जब हम रिवर्स पढ़ रहे थे, लेक्स पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको एक फैक्ट बताया था, आपको देखिए आपको याद आता है कि नहीं। कौन सी है, न्यासा है या तंगानिका है या दोनों हैं या एक भी नहीं है। ओके, सो द राइट आंसर, ओके, सो द राइट आंसर ओवर हियर इज़ बोथ ऑफ द अबाउट, दोनों ही आती हैं, ठीक है। और एक मेन लेक कौन सी है रिफ्ट वैली की, लेक विक्टोरिया, ओके। ये विक्टोरिया जी आपको हर जगह दिख जाएंगी कि इन्होंने पूरी दुनिया पे राज्य किया था, है ना, ठीक है। चलिए, देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द एटलस माउंटेन्स डू नॉट एक्सटेंड। आपको मुझे बताना है ये किस कंट्री में एक्सटेंड नहीं करता है एटलस माउंटेन, ये हमने पढ़ा हुआ है, कैन यू से। चलिए पहले मैं आपको उस स्लाइड पे लेके जाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो देखिए ये वाली स्लाइड थी और इसमें आपको कौन से 3 देश दिख रहे हैं, मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीशिया, है ना। सिर्फ इन 3 कंट्रीज़ में ही एक्सटेंड होता है। तो कहाँ पे नहीं होता है, सूडान। तो हमारा आंसर उस क्वेश्चन के लिए क्या था, सूडान आंसर था, ऑलराइट। ओके, तो द राइट आंसर ओवर हियर इज सूडान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एटलस माउंटेन्स। एटलस माउंटेन में कौन सी हाईएस्ट पीक थी, किलिमंजारो थी, नहीं किलिमंजारो बिल्कुल नहीं थी, तो इट वाज तौबकाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ द कालाहारी डेजर्ट
नॉट लोकेटेड। ठीक है, आपको ऐसी कंट्री ढूंढनी है जहाँ पे वो बिलोंग नहीं करता है। इसमें से 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वो बिलोंग करता है। ऑलराइट, तो आपको पहचानना है कौन सी कंट्री नहीं है। चलिए, बोत्सवाना, कीनिया, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे, इसमें से कौन सी नहीं है, सोचिए। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज़ कीनिया। ये कीनिया में एक्सटेंड नहीं होता है ये डेजर्ट, पर बोत्सवाना, ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे में ये एक्सटेंड होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है। ठीक है, इसी तरीके से हमें हमारी जो नॉलेज है उसको एनहांस करना है। आई होप आपने आज बहुत सी नई चीज़ें सीखी होंगी, कुछ नए शब्द भी शायद सुने होंगे, है ना। तो बस इसी नॉलेज को हमने हमारे एग्ज़ाम में भी इम्प्लीमेंट करते चलना है। ठीक है, चलिए, आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड नेवर गिव अप। जय हिंद।